Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Election Commission of India और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why had the matter been challenged in Supreme Court. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently a 5 judges bench of the Supreme Court unanimously ruled that a high power committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India must pick the Chief Election Commissioner एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. मीन्स हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेज की बेंच ने एक सर्वसम्मति से फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली एक हाई पावर कमेटी को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर कमिश्नर होते हैं उनका चुनाव करना चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट करना चाहिए. तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, समझेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है उसे भी डिस्कस करेंगे एंड ये भी समझेंगे व्हाई हैड द मैटर बीन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट. मामले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुनौती दी गई थी, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं और जो इलेक्शन प्रोसीजर है हमारे नेशन में उसको जरा डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स नेशन में इलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर इसका प्रोविजन किया गया है. एंड इसी आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं, जिसका काम है नेशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना. मीन्स नेशन में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे लोगों के इलेक्शन नहीं कराता है. किसके किसके कराता है, एक बार जरा ब्रीफ में रिकॉल कर लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शन जो होते हैं, जस्ट लाइक लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा हो गया या फिर प्रेसिडेंट हो गए, इसका इलेक्शन का काम कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है. इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए या फिर जो स्टेट असेंबली हो गई, उसका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है. यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो लोकल बॉडी से रिलेटेड इलेक्शन होते हैं, जस्ट लाइक जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर जो म्यूनसिपैलिटी वाली इलेक्शन होती है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराती है, ये कंडक्ट कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन. ये पॉइंट याद रखिएगा, दोनों ही अलग अलग बॉडी हैं. मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होता है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफरेंट होता है. दोनों के काम भी डिफरेंट हैं. तो यहाँ पे क्लियर हो गया. अगर इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, तो देखिए जो करंट सिनेरियो में फॉलो किया जा रहा है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. इनके अलावा 2 अदर मेंबर होते हैं, जो 2 अदर कमिश्नर होते हैं वो होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर. मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली इन्हें अपॉइंट किया जाता है. मीन जो हमारा CEC होता है या जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे. ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड इन तीनों लोगों की जो सैलरी होती है, जो अलाउंस वगैरह होते हैं या जो पावर वगैरह होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट है. बट अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है उनके बीच में, तो वहाँ पर डिसीजन वोटिंग के आधार पर लिया जाता है कि 2:1 का वोटिंग है या 1:2 का वोटिंग है, उसके बेसिस पर वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है. अगर इनके टर्म की बात करते हैं तो देखिए इनका टर्म होता है 6 ईयर और 65 ईयर. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स या तो 6 ईयर पहले कंप्लीट हो जाए या फिर उनका एज 65 ईयर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो स्वतः ही रिटायर माने जाएंगे. तो ये सारी बातें हैं, कुछ रिलेटेड बातें. यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1950 से लेकर 1989 तक, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी. मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर होते थे. आफ्टर 89 इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, जो करंट सिनेरियो में भी हम फॉलो कर रहे हैं. क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अलावा 2 अदर कमिश्नर भी होते हैं. मीन्स करंट सिनेरियो में क्या है, 3 मेंबर बॉडी यहाँ पर होती है. ये पॉइंट याद रखिएगा. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड. ऑलरेडी हमने बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड बातें डिस्कस कर ली हैं. अब जरा समझते हैं कि जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्मूथली वर्क कर ही रही थी, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है, जरा उसको भी समझते हैं. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मामला क्या है पूरा का पूरा, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है. एक्चुअली हुआ क्या है कि 2015 में अनूप वर्णवाल नामक एक पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनके अपॉइंटमेंट के जो प्रोसीडर है उसे चैलेंज करते हुए एक PIL फाइल कर दिया था इन्होंने. और इनका मानना था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, इसलिए इसे फिर से सुनवाई की जानी चाहिए. मामले को देखिए हुआ कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की
2 जजेस की बेंच ने इसे लार्जर जो बेंच होती है उसे रेफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मामला पूरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो इसका जजमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ही करना चाहिए। तो मामला पूरा का पूरा चला गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसे हेड कर रहे थे जस्टिस के एम जोसेफ, इन्होंने सुनवाई की और उसके बाद इससे रिलेटेड जजमेंट दिया गया है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसे भी आगे डिस्कस करेंगे कि जजमेंट क्या है। जरा आप डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्ट मामला था क्या, किस बेसिस पे किया गया चैलेंज। एक्चुअली जो अनूप वर्णवाल थे उन्होंने आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 के बेसिस पर इस सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया था। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उनका आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा करना चाहिए, जिसे पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स पार्लियामेंट को पहले क्या होना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए और उसी के बेस पर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करना चाहिए। बट करंट सिनेरियो में क्या होता है, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, मीन्स प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर करते हैं। मीन्स पीएम ने जिसे कहा उसे सीईसी बना दिया जाता है, उसे कमिश्नर बना दिया जाता है। जबकि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कि पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया जाना चाहिए और उस लॉ के अकॉर्डिंग ही, उस लॉ के बेसिस पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्हें अपॉइंट करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मामला था और इसी के बेस पर रिसेंट सिनेरियो में जिसकी हम बात करें जजमेंट भी आया है। तो जरा जजमेंट क्या है जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर जजमेंट की बात करते हैं तो 5 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो अदर कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन पे करना चाहिए। और इस कमेटी के जो मेंबर होंगे ये कौन कौन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कमेटी के मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर, ये पॉइंट याद रखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 पर्सन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दी गई कि अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो नंबर ऑफ में सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके जो लीडर होंगे उन्हें ही इसका मेंबर माना जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ही लोकसभा में नहीं है तो इसका कोई मेंबर नहीं होगा। इसका मेंबर वो पार्टी के लीडर होंगे जो सबसे बड़ी पार्टी होगी नंबर में। मान लीजिए कोई पार्टी जिसका सबसे बड़ा ज़्यादा नंबर हो, उसके जो लीडर होंगे वो इसके मेंबर माने जाएंगे। एंड इसी कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है उसी के बिहाफ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ऐसा रिसेंट सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है जजमेंट में कि पार्लियामेंट जब चाहे नए लॉ बनाकर, नए लॉ को इंट्रोड्यूस करके इस जजमेंट को चेंज भी कर सकती है। क्योंकि लॉ बनाने का काम किसका है, लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, कोर्ट का तो काम है नहीं लॉ बनाना। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब जरा समझते हैं कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया है। देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड लॉ को पार्लियामेंट द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया है, जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। बट पार्लियामेंट में अभी तक किसी तरह का कोई लॉ नहीं बनाया गया है इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए था कि लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट द्वारा इन्हें अपॉइंट करना चाहिए था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम था उसे फुलफिल करने के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया था। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड इंटरवेन भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है। तो होप आपको ये सारा मामला समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।